हेलो एवरीवन। हमने अभी तक जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनके नाम हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल मोमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ये कुछ टॉपिक हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने से पहले हम एक पुराने कंसेप्ट पे जाते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉइंट चार्ज एमिट करेगा वो हर डायरेक्शन में होती हैं, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि पॉइंट चार्ज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक बुक है और ये पॉइंट चार्ज है। अब इस बुक से ये पॉइंट चार्ज जो यहाँ पर है, ये फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज से जो एमिट होंगी वो फील्ड लाइंस इस बुक में के साथ इसमें एंटर होंगी। अब इस बुक की इस पोजीशन को मैं चेंज कर दूं और ऐसे कर दूं, पॉइंट चार्ज वही है, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर है। हमने बुक की पोजीशन को, बुक की मतलब पहले हमने उसको ऐसे रखा हुआ था और अब हम उसे ऐसे ले रहे हैं। तो ये जो सरफेस है, अब ये सरफेस पॉइंट चार्ज के सामने आ रही है। तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से कम पास करेंगी और इससे ज्यादा पास करेंगी। ये हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में जब हम सरफेस को ऐसे ले रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है, और यहाँ जो सरफेस एरिया लाइंस के साथ इंटरेक्ट करेगा वो कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास करती हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम सरफेस ले लेते हैं, ये एक सरफेस है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक सरफेस हमने ये ले ली, रेक्टेंगुलर है ये। अब हम अगर देखें तो इन दोनों सरफेस में से ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें से ज्यादा पास कर रही है। ठीक है, तो हम देखें 1 2 3 4 5, इसमें क्या है? 3 पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस सरफेस के लिए ज्यादा होगा और इसके लिए कम होगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम मैथमेटिकली डिराइव करें तो इसको हम लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए क्या हो गया? एरिया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। कैसे देखेंगे? केस 1 कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल था हमारे पास। इसी में हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरी टर्म आती है इसमें एरिया। अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है, ये एंगल ही हमें बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने देख ली है। अब एरिया क्या है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। Its direction is always perpendicular to the surface and toward the eye side of the viewer। कि जो आदमी उसको देख रहा है, जहां से हम उसे देख रहे हैं,
वो उसकी तरफ ही होगा, लेकिन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इस केस में, इस सरफेस के केस में हम एरिया की डायरेक्शन देखें तो एरिया की डायरेक्शन है ये, तो ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मींस इसके लिए थीटा क्या है, 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 है तो ये फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 एंड cos 0 क्या होता है 1, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। इट मीन्स फ्लक्स इज मैक्सिमम। सबसे पहला केस क्या आ गया कि फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन कब, जब एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया आर मैक्सिमम। अब दूसरा केस आता है, इसी में अगर मैं ये कंसीडर करूं, इस सरफेस के इस हिस्से पे मैं देखूं, ड्रॉ करूं, एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया हमने कहा कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो टुवर्ड द व्यूअर, इट मींस एरिया की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब एरिया इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ है, इस तरफ। दोनों में क्या एंगल हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 180 डिग्री। अब केस 2 क्या आ गया हमारे पास, इन केस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 180। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई ए। इट मीन्स फ्लक्स क्या आ गई हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए, इट मीन्स मिनिमम। तो वैल्यू क्या आ गई फ्लक्स की, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है फ्लक्स की। तो दूसरे केस में एक में फ्लक्स पॉजिटिव आ गया, एक में फ्लक्स नेगेटिव आ गया। इट मीन्स दो बातें तो क्लियर होगी, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकती है। अब थर्ड केस हम कंसीडर करते हैं। तीसरे केस में, अब ये सरफेस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपके पास, और अगर हम एरिया वेक्टर को देखते हैं, एरिया परपेंडिकुलर है, हम यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, एंड दूसरा उसने क्या कहा कि जहां से हम देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में है, तो एरिया क्या हो गया, ऐसे शो हो गया। इट मींस ई और ए के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और ई और ए के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो फाई क्या हो गया हमारे पास, ई ए cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स इज 0। तो यहां से हमें तीन चीजें पता चली कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव एंड फ्लक्स कैन बी 0। अब फ्लक्स के रिगार्डिंग कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज्ड सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये जो सरफेस है, इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर हो रही है और 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं। इट मीन्स इस क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। उसके बाद है एक क्लोज सरफेस है। अब इस क्लोज्ड सरफेस में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसमें फ्लक्स की क्या होगी, हम जानते हैं कि फ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ डायरेक्शन हम ऐसे शो कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इज ऑलवेज आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस इज ऑलवेज आउटवर्ड। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए देखें, अगर ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसमें हम क्या रखते हैं, एक नेगेटिव चार्ज रख दें, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इनवर्ड होगी। ये बातें हैं छोटी छोटी, इनको ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लो एक डाइपोल है, डाइपोल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ, एक सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। अब ये कहें कि ये जो एक क्लोज्ड सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक डाइपोल रख दिया, एक डाइपोल रख दिया, और आपसे पूछा जाए कि इस डाइपोल के रखने के बाद इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डाइपोल सिस्टम है दोनों का,
तो क्या होगा, जितनी पॉजिटिव लाइंस निकलेंगी उतनी नेगेटिव लाइंस क्या है, एंटर करेंगी। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल कर देंगी और इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है हमारे पास फाई इज इक्वल टू 0। इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1 by epsilon naught times the total charge q enclosed by the surface, and mathematically it is written as phi is equal to E dot ds q by epsilon naught. This is the mathematical representation of Gauss law. अब how to prove Gauss law? Gauss law को प्रूव करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये क्लोज्ड सरफेस है, एक स्फीयर है। अब स्फीयर में एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एमिट करता है रेडियली हर डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी इधर भी, हर तरफ फील्ड लाइन से एमिट करेगा। लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है मान लो, और इसके लिए ये एरिया एलिमेंट है ds। हम इस पूरी सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको कंसीडर कर लेते हैं ds1, ds2, ds3, ds4। तो हर एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग होगी। जैसे मान लो ds1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, ठीक है, ds2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2। अब उसके लिए फ्लक्स भी अलग अलग होगा, यहाँ फ्लक्स हो गई phi1, इसके लिए फ्लक्स हो गई phi2। अब फ्लक्स भी क्या होगा, phi1, phi2, phi3, phi एंड एज शोन। तो इन सारी वैल्यूज को जब हम ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 एंड सोन। तो इनको phi नेट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी नेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो क्या होगी, उसको हम लिख लेते हैं मैथमेटिकली, समेशन कर देते हैं उसको। मैथमेटिकली हम उसको क्या करते हैं, समेशन लिख देते हैं, समेशन EI डॉट ds I, और I टेंड्स टू 1 to n। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली इसको। बट फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। इसको फिजिक्स में ऐसे लिखा जाएगा। तो अब ये पूरा पार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हम फिर से यहां से शुरू करते हैं कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके लिए, phi e इज इक्वल टू E डॉट ds। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ds की डायरेक्शन हमारे पास ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। थीटा क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू E ds cos 0। cos 0 क्या आता है, 1। तो वैल्यू आ गई हमारे पास, E बाहर ले लो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन होता है s, यानी कि E इंटू s मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमने यहां लिखा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अगर हम पिछले टॉपिक्स को याद करें तो उसका फार्मूला क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉस लॉ की स्टेटमेंट देखें, phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स हमने क्या कर दिया है, गॉस लॉ को प्रूव कर दिया कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इसमें कुछ 2-4 बातें हैं वो देख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ए सरफेस, हमने अभी बताया था कि अगर इसको डाइपोल के केस में कंसीडर करें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ए सरफेस, अगर एक डाइपोल रख दिया है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मान लो कि मैं एक ऐसे ले लेते हैं, एक चार्ज है यहाँ पे, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज। तो ये एक डायग्राम दे दिया आपको और आपको कहा कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताएं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज जो सरफेस के आउटसाइड चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना है। जो सरफेस में अंदर चार्जेस हैं सिर्फ उनको लेना है। तो वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर की वजह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो वायर है, पिछले टॉपिक्स में हम देखें तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा था। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये जो चार्ज है, जब अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, it means if charge is distributed along the length of the wire then linear charge density, तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लिखते हैं लैम्डा से, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, एंड यहां से दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। यहां से क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एल के। ये पॉइंट यहां से ध्यान रखना है, इसको कैलकुलेट करते हुए बीच में हम कहीं भी पुट करेंगे तो ये इसलिए याद रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहां देखते हैं कि चार्ज जो है वो अलोंग द लाइन, एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी आएंगी, ठीक है, ऊपर बहुत सारे, हर पॉइंट पे हम किसी 2 जगह कंसिडर कर लेते हैं। और यहां से हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक, यहां से हमने इक्वल पॉइंट्स पे लगा के इसकी वैल्यू को, और यहां से हमने एक सरफेस ड्रॉ कर ली ये। अब ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस के गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जो फॉर्मूला है गॉस लॉ वो केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं। और जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो सरफेस क्लोज है नहीं, ओपन सरफेस है। इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसी पॉइंट पे P पे कंसीडर कर लिया, सिमिलरली यहां से किसी पॉइंट पे Q पे कर लिया, इधर R पे मान लिया, इधर S पे मान लिया, और हमने एक लाइंस ड्रॉ कर ली, और उसके बाद यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ड्रॉ कर दी, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 तरह की सरफेसेस हैं। इसका मतलब एक सरफेस है, अगर आप ये पूरी सरफेस को देखें तो ये सरफेस कैसी हो गई, अब सिलिंड्रिकल सरफेस है। सिलिंड्रिकल सरफेस में अब 2 चीजें होगी, आप किसी बॉटल को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी इमेजिनेशन हो। एक तो पोर्शन होगा आपका बीच का, जो बीच का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस, जो बीच का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। और दूसरा जो पोर्शन है ये और ये, जिसपे मैंने 1 और 3 लिखा है और बीच में लिख दिया है 2, तो 1 और 3 जो है ये किसके लिए है, ये क्रॉस सेक्शन, इनको नाम दिया गया है क्रॉस सेक्शन। तो हमें क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब कि कर्व्ड सरफेस पे और क्रॉस सेक्शंस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उनको ऐड कर देना है। तो वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है आपको, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बात को तो याद ही रखें, ये तो हमने लेनी है हर जगह। अब ये वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे फॉर पोर्शन 1। इसके लिए सबसे पहले 1 के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप देखिए पॉजिटिव है, या तो इससे नीचे जाएंगी या इससे
ऊपर जाएंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ये हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E। अब दूसरी बात, जब हम इसको यहां से देख रहे हैं सरफेस को, तो एरिया वेक्टर आपको पहले ही कहा था मैंने, एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, और जो व्यूअर है जहां से हम देख रहे हैं उसकी तरफ, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी यहाँ पे ये, ठीक है, ये ds हो गया। तो इट मींस इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री। अब यही सेम कंडीशन सरफेस 3 पे भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। अब अगर फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस के लिए देखें, फर्स्ट पोर्शन एंड थर्ड दोनों के लिए देखें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी कि जो बाहरी दोनों सरफेस हैं इनका कंट्रीब्यूशन तो खत्म हो गया, 0 हो गया। अब बच गई हमारे पास सरफेस 2, पार्ट पोर्शन 2 में देखें, यानी कि कौन सा पोर्शन है वो, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए देखते हैं क्या है। अब कर्व्ड सरफेस में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वही डायरेक्शन है, बार बार वही बात कर रहे हैं, या तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। अब जब इसको देखेंगे तो ऊपर से इसको देखेंगे, ऊपर से तो यार मान लो इतना एरिया एलिमेंट ही हम ले रहे हैं, तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये। तो यहाँ ई और ds के बीच में एंगल क्या है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 है तो इस पोर्शन के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0, और कोस 0 में पता है कितना है, 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई को बाहर ले लो और ये आ गया ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s। और s किसके लिए है हमारे पास, s का मतलब सिलेंडर, यहाँ जो गॉसियन सरफेस है हमारी वो क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। सिलेंड्रिकल सरफेस है तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, इसके लिए देख लेते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, 2 पाई r और l क्या लेंथ है सिलेंडर की और r रेडियस, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी हमने निकाला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी q की वैल्यू किसके इक्वल है, q इज इक्वल टू लैम्डा l, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं, e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल। अब हमने निकालना है e, तो e क्या आ गया हमारे पास, e इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारे पास, E की वैल्यू आ गई। नाउ दैट इट्स ओवर एंड tomorrow we will discuss other applications of Gauss law. Okay.